Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. This is CA रूपा जैन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। काफी लोग अकाउंटेंट इंटरव्यू देने से पहले ये सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन आखिर जीएसटी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो हम सीरीज ऑफ वीडियोस करने वाले हैं रिलेटेड टू जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। मोहन रेगुलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम सोहन रेगुलर ₹21,000 इनवॉइस वैल्यू जीएसटी ऑन प्रोडक्ट 5% पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो आपसे जर्नल एंट्री पूछा जा सकता है। इसमें कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोहन जो है वो रेगुलर में है। रेगुलर का मतलब वो जीएसटी का आईटीसी ले सकता है अगर वो परचेज कर रहा है तो, राइट। और सोहन भी रेगुलर में, मतलब वो टैक्स कलेक्ट करेगा मोहन से, तो वो इनवॉइस में टैक्स कलेक्ट करने वाला है। और जीएसटी का जो प्रोडक्ट पे रेट है वो 5% है। 21,000 इनवॉइस वैल्यू है। अब इनवॉइस वैल्यू क्या होता है? इनवॉइस वैल्यू मतलब हमारा जो जीएसटी का अमाउंट है वो इंक्लूडेड है 21,000। अब हम आंसर की तरफ रुक करते हैं। तो मोहन जो परचेज कर रहा है वो क्या एंट्री पास करे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट हो रहा है 20,000 से। अब आप बोलोगे मैम कि 20,000 कैसे आया? ये 21,000 जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था, मतलब आपका 5% जीएसटी इंक्लूडेड था। तो 21,000 किसके बराबर था? 105 के बराबर। तो 100 के बराबर कैसे होगा? तो मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 21,000 किसके बराबर है? अगर आप देखें तो 21,000 जो है वो 105 के बराबर है। ठीक है, तो मेरा 100 के बराबर इंटू करना होगा 100 से, क्या होगा? 20,000 मेरा 100 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आंसर की बात करूं तो मोहन जो है वो परचेज कर रहा है, तो परचेज डेबिट होगा 20,000 से। और सिंस वो रेगुलर स्कीम में है, रेगुलर स्कीम का मतलब उसको आईटीसी मिल जाएगा, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा और इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। और सोहन जो है वो क्रेडिट होगा। सोहन हमारा क्रेडिट, मोहन के लिए क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट होगा 21,000 से। अब बात करते हैं सोहन की। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको क्या लगता है सोहन क्या एंट्री करने वाला है। सोहन जो है मोहन को डेबिट करेगा क्योंकि मोहन उसके लिए डेटर है। और क्या चीज क्रेडिट करने वाला है? यहाँ सोहन की जगह सेल्स होगा। सेल्स को क्या कर देगा? वो क्रेडिट कर देगा क्योंकि वो सेल कर रहा है, इसलिए सेल्स को क्या कर देगा? क्रेडिट। और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट करेगा। आउटपुट क्यों है उसका? वो क्योंकि वो सेल कर रहा है। सिंस वो सेल कर रहा है वो आउटपुट टैक्स जो है वो कलेक्ट करने वाला है, इसलिए आउटपुट होगा। तो ये क्लियर है, एकदम नॉर्मल था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 के बारे में। Skillshot purchased Honda City. State GST implication. What will be your answer if it purchased a bus for the to and fro movement of employees? तो Skillshot ने Honda City कार जो है वो परचेज किया है। अब आपका आंसर क्या होता अगर उसने बस परचेज किया होता? फॉर द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को छोड़ने और ले जाने के लिए अगर वो बस परचेज करता तो आपका आंसर क्या होता? तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि स्किलशॉट जो है होंडा सिटी अगर खरीद रहा है, क्या उसको उसका आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? क्या लग रहा है? यस, उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या रीजन है? अगर मैं होंडा सिटी खरीद रही हूँ, मैं स्किलशॉट हूँ, मैं होंडा सिटी खरीद रही हूँ, स्किलशॉट का मेन पर्पस क्या है? स्किलशॉट का पर्पस है ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग रिलेटेड टू व्हाट? ट्रेनिंग रिलेटेड टू टैली, जीएसटी, एक्सेल, टीडीएस, ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो होंडा सिटी जो है वो मोटर कार है और मोटर कार में ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बोलता है कि हमको क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमारा जीएसटी का इम्प्लीकेशन ये होगा कि हमको इस चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन बस जो है उसका सीटिंग कैपेसिटी कितना होता है? 13% से ज्यादा होता है इंक्लूडिंग द ड्राइवर। तो अगर 13% से ज्यादा है तो आंख बंद कर लीजिए और क्रेडिट ले लीजिए।
क्योंकि 13% सिटिंग कैपेसिटी से अगर ज्यादा होता है तो आपको आईटीसी मिलता है। तो आंसर की तरफ हम रुक करते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एज एन अकाउंटेंट अगर आप सेक्शन कोड करते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा लगता है कि इसको नॉलेज है, ये पढ़ता है, राइट, या पढ़ती है, तभी ये सेक्शन कोड कर पा रही है। GST on the purchase of motor car is not available since it is blocked। देखिए इस मोटर कार का अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 सीटर से कम है तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलता है। इन केस ऑफ होंडा सिटी ये 13 सिटिंग कैपेसिटी से तो कम होगा, इसलिए आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। However, the motor vehicle case with more than 13 sitting capacity, the same is available। Hence, in case of bus, the same is available। तो बस के केस में हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं कितने जन आंसर दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, देखिए आपका स्किल्स कैसा है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। What is the GST implication for the reverse charge mechanism? हर टाइम कंफ्यूजन रहता है, हर टाइम ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आखिर है क्या, जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्यों आया, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है आंसर में देखते हैं। In case of the reverse charge mechanism, the recipient is liable to pay tax to the government। जनरली क्या होता है, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है और किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज हम रेसिपेंट डायरेक्टली किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। तो अब कंफ्यूजन आता है, जब रेसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा है वो उसके लिए आईटीसी है या नहीं है, इनपुट टैक्स है या नहीं है। हाँ उसके लिए इनपुट टैक्स है क्योंकि वो सर्विस या गुड्स ले रहा है, राइट, तो उसके लिए इनपुट है, तो इनपुट टैक्स जो है उसके लिए है। और इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये जो रिवर्स चार्ज का इनपुट टैक्स है आपको कैसे पे करना है, कैश से पे करना है। आप क्रेडिट यूज करके पे नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका एक तरह का टैक्स है जो आपको पे करना है, और उसी का आईटीसी आपको सेम मंथ में मिल जाएगा। एक कंफ्यूजन रहता है कि मैम रिवर्स चार्ज का जो आईटीसी है क्या सेम मंथ में मिलता है। हाँ सेम मंथ में आपको आईटीसी मिल जाता है, जिस मंथ में आप पे करते हो उसी मंथ में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये काफी कंफ्यूजन का विषय रहता है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द लायबिलिटी एंड आईटीसी टेबल ऑफ जीएसटीआर 3B। आपको 3B में कहाँ रिफ्लेक्ट करना है, एक टेबल 3.1 रहता है, एक टेबल 4 रहता है। टेबल 3.1 में आपको रिवर्स चार्ज जो है आपके लिए लाइबल है बिकॉज यू नीड टू पे द रिवर्स चार्ज अमाउंट, वहां पर डिस्क्लोज करना है। और 3B में आपको टेबल 4 में आईटीसी के सेक्शन में भी डिस्क्लोज करना है। तो ये आपका आंसर होगा। जब भी आप आंसर दो तो आप ऐसे दो कि आपको नॉलेज है। आप खाली सिंपली यस और नो में आंसर दोगे तो सामने वाले को लगेगा ये सिंपली यस और नो में आंसर दे रहा है, इसको नॉलेज प्रॉपर है नहीं। तो आप हर चीज को एक्सप्लेन करो जितना हो सके। क्वेश्चन 4, जेठालाल परचेज एयर कंडीशनर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम। सेलिंग के लिए उसने एयर कंडीशनर जो है वो परचेज किया। इज द सेम रिगार्डेड एज इनपुट कैपिटल गुड्स फॉर जेठालाल। सबसे पहले उसने आपसे पूछा कि जेठालाल ने एयर कंडीशनर परचेज किया है ताकि वो बेच सके, मतलब उसका काम क्या है, एयर कंडीशनर परचेज करने का और उसको बेचने का। क्या उसके लिए वो कैपिटल गुड्स है? तो आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए। क्या स्ट्राइक करना चाहिए? कैपिटल गुड आखिर होता क्या है, व्हाट इज कैपिटल गुड्स, राइट। तो एक आंसर में देखते हैं कैसे हम आंसर को सजा सकते हैं। इनपुट कैपिटल गुड्स आर कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज होता है, मतलब मेरे फिक्स एसेट में आता है। अब फिक्स एसेट में क्या मैं स्टॉक रखूंगी? स्टॉक का पर्पस क्या है, लाया और बेचा, उसका पर्पस ये है। तो एसी को अगर आप खरीद रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम, अगर आपका सेलिंग का पर्पस है तो वो आपका स्टॉक है, वो आपका इनपुट है, वो आपका कैपिटल गुड नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो आपका कैपिटल गुड नहीं है, वो आपका इनपुट है। बिकॉज यू आर द पर्पस क्या है, पर्पस अगर यूज करने का है, अगर आपके बैलेंस शीट में एज अ फिक्स एसेट आ रहा है तो दैट इज योर कैपिटल गुड्स, नहीं तो वो क्या है, इनपुट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2B एंड 2A? बहुत बार इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है और आप आंसर नहीं दे पाते कि आखिर 2B क्या है, 2A क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
राइट, कंफ्यूजन रहता है इस आंसर का। तो देखते हैं, टू इज डायनामिक स्टेटमेंट। आपको बोलना है कि ये तो डायनामिक है, टू ए क्या है? आपको परचेज का डिटेल्स मिलता है टू ए और टू बी से, लेकिन टू ए जो है वो डायनामिक इन नेचर है, कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। जैसे भी रिटर्न फाइल हो रहा है उस महीने का, वैसे ही अपडेट होता रहता है। लेकिन टू बी जो है उसका पीरियड फिक्स रहता है कि इस पीरियड में जो भी टू बी फाइल होगा वो उस मंथ में दिखेगा, उस मंथ में रिफ्लेक्ट होगा। तो टू बी जो है वो फिक्स इन नेचर है, स्टैटिक इन नेचर है। टू ए जो है वो डायनामिक इन नेचर है। अब एक एग्जांपल मैंने लिया है, जीएसटीआर 1 ऑफ अप्रैल फाइल्ड इन जुलाई। सपोज कीजिए हम जीएसटीआर 1 अप्रैल का जुलाई में फाइल कर रहे हैं, तो आईटीसी कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? टू ए के अप्रैल में। सिंस अप्रैल का रिटर्न है, कभी भी आप फाइल करो वो टू ए के अप्रैल में रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो अप्रैल का जो अमाउंट है वो बार बार चेंज होता रहेगा, जो टू ए का अप्रैल का अमाउंट है। जैसे कोई पार्टी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, वैसे ही आपका टू ए जो है वो चेंज होता रहेगा। GSTR 1 of April filed in July. ITC will be reflected in 2B of July. अब जुलाई में तो फाइल कर रहे हो, जुलाई का जो पीरियड है कि इस डेट से लेकर उस डेट तक जो भी जुलाई में फाइल होगा वो 2B के जुलाई में दिखेगा। तो वो क्या हो गया? फिक्स इन नेचर हो। नाउ क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन 6 की अगर मैं बात करूं तो उसमें मिस्टर ए सर्विस ले रहा है बी से, लेकिन बी जो है वो फाइल नहीं कर रहा है जीएसटीआर 1, उसका डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। उस केस में क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है? तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? अगर मिस्टर बी जीएसटीआर 1 में मिस्टर ए का नाम डिस्क्लोज नहीं करता तो क्या कंसिक्वेंसेस होगा? तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर ए के पास टैक्स इनवॉइस है, गुड्स उसको मिल चुका है, पेमेंट भी कर चुका है, रिटर्न फाइलिंग भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मिस्टर ए जो है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। आप बोलोगे मैम क्यों वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा? व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो। अगर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो टाइमली, आपके लिए तो सेल्स डिटेल्स है, सामने वाले के लिए परचेज डिटेल्स रहता है, तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B. If he is not able to claim the ITC, then payment is required to be paid using cash. दिक्कत क्या हो जाता है, अगर आपको आईटीसी नहीं है आपके पास सफिशिएंट, तो आप कैसे पे करोगे? कैश से पे करोगे। अगर कैश से पे करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस कैश का आप कहीं काम यूज करते हैं किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने में, जिस कारण आपका वर्किंग कैपिटल पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको ऐसे समझाना है। आप डायरेक्टली बोलोगे कि नहीं 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हम आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। अगर आप डायरेक्ट ऐसे समझाओगे ना तो लगेगा कि आप प्रॉपर्ली मेच्योरिटी के साथ आंसर नहीं दे रहे हो, तो आपको एकदम डिटेल में बताना होगा। क्वेश्चन 7 की तरफ बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको सेट ऑफ रूल जो है जीएसटी का वो आना चाहिए। अगर आपको सेट ऑफ रूल जीएसटी का नहीं आता तो दिक्कत होता है। ओके, द फॉलोइंग आउटपुट इज पेबल। तो आउटपुट क्या क्या है? आईजीएसटी का 5000 है आउटपुट, सीजीएसटी का 2000 है, एसजीएसटी का 2000 है। तो ये आउटपुट टैक्स है। और आईटीसी कितना अवेलेबल है? आईजीएसटी का 7000 मेरे पास आईटीसी है, सीजीएसटी का 500 है, एसजीएसटी का 1500। तो अब देखते हैं, आपको सेट ऑफ रूल पता होना चाहिए। सेट ऑफ रूल क्या है? सेट ऑफ रूल ये है कि दो चीज आपको याद रखना है। क्या दो चीज याद रखना है? कि इंसान पहले अपना घर भरता है, इंसान पहले अपना घर भरता है, मतलब आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को सेट अप करेगा, सीजीएसटी आईजीएसटी को सॉरी सीजीएसटी को पहले सेट अप करेगा, एसजीएसटी पहले एसजीएसटी को सेट अप करेगा, क्योंकि इंसान अपना घर भरता है। ठीक है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि सेंट्रल और स्टेट में आपस में बनती नहीं है। जैसे एग्जांपल ममता जी और मोदी जी में बनती नहीं है, ममता दीदी और मोदी जी में, वैसे ही सेंटर और स्टेट एक दूसरे को सेट ऑफ नहीं करेगा। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी 7000 है, सीजीएसटी 500 है,
और SGST 1500 है। तो IGST, CGST, SGST का जो आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट मेरे पास 5000 है जो मुझे पे करना है IGST का, CGST का 2000 पे करना है, SGST का 1500 सपोज पे करना है मेरे आउटपुट। यहाँ पर 2000 होगा तो आपको कितना पे करना है SGST का, 2000 आपको पे करना है। ओके, और आपका सपोज अवेलेबल है यहाँ पर, सपोज कीजिए CGST अवेलेबल आपका है 1000 रुपया और SGST आपका अवेलेबल है 1500। तो 7000 जो IGST है सबसे पहले वो किसको देगा, खुद को देगा। खुद को कितना देगा, जितना रिक्वायर्ड है। कितना रिक्वायर्ड है, 5000 रिक्वायर्ड है तो 5000 देगा। अब रिमेनिंग क्या करेगा, रिमेनिंग C और S को देगा। तो C को कितना दे रहा है, 1500 दे रहा है, S को 500 रुपए सपोज दे रहा है। ठीक है, C को कितना दे रहा है, वो 1500 की जगह सपोज कीजिए वो 1000 रुपए दे रहा है, और S को कितना दे रहा है, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में दे रहा है, इसको भी 1000 दे रहा है। ठीक है, तो 2000 बचा, 1000 रुपए C को, 1000 रुपए S। CGST का 1000 रुपए है, वो कितना देगा, वो खुद को देगा। सबसे पहले किसको देगा, खुद को देगा। और फिर SGST का कितना है, 1500 है, तो सबसे पहले वो किसको देगा, खुद को देगा 1000 रुपया। ठीक है, तो इस केस में मेरा कोई भी लाइबिलिटी बचेगा नहीं, तो ऐसे सेट ऑफ होगा। इन केस IGST को रिक्वायर्ड होता तो वो CGST से ले सकता था, राइट, लेकिन CGST के पास तो अवेलेबल और उसको रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो ऐसे मेरे को सेट ऑफ करना होगा। IGST का जो 7000 है सबसे पहले वो खुद को देगा, फिर CGST और SGST को एनी प्रोपोर्शन में देगा। CGST जो 1000 रुपए वो खुद को देगा, SGST को वो कुछ नहीं देगा बिकॉज S और C में पड़ता नहीं है, और SGST सबसे पहले खुद को देगा। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। हम सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाले हैं रिलेटेड टू GST इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा। प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसपे आप अपना टेस्ट ले सकते हो। अकाउंटेंट रिलेटेड इंटरव्यू के लिए अगर आपको क्रैक करना है और आपको देखना है कि आपकी क्षमता कितनी है, तो आप अपना टेस्ट भी दे सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। जल्दी से जाइए और डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से करिए, तभी आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बताइए कैसा सफर चल रहा है हमारा, कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू।